हेलो दोस्तों, सफल शिक्षक यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे जीआईसी लेक्चर का फर्स्ट पेपर है ना, उसका जो संविधान विषय है, यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक है, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक से आपको पूरे के पूरे 2 वीडियोस देखने को मिलेंगे। उसके पीछे का कारण ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत ही वास्ट टॉपिक है, तो इसको कवर करने के लिए हमें 2 वीडियोस लगेंगे। ठीक है, बिल्कुल इनिशियल से स्टार्ट करते हैं। अगर आप जीआईसी के साथ साथ किसी और भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अन्य किसी भी वन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें जीएस का पोर्शन आता है, तो उसमें आपके लिए ये टॉपिक जो है बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये इस टॉपिक से आपको सारे एग्जाम में जो है वो क्या कहते हैं क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहली बार जो हमारा संविधान है वो क्या बना, कब बना, कैसे हुआ, ये जो सारी बातें हम लोग देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आइए हम लोग आपसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात है क्या रहा है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा संविधान है ना, ये जो है बना कैसे। देखिए, संविधान सभा के गठन के लिए विचार सबसे पहले 1934 में पहली बार एमएन रॉय ने जो है वो दी है ना। इन्होंने सबसे पहले राय दिया, भैया नाम ही राय है तो राय देंगे ही देंगे, है ना, जाहिर सी बात है। इन्होंने बोला कि आपके लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, जिस संविधान सभा में सारे मेंबर जो है वो इंडिया के होने चाहिए, जिसकी वजह से हम अपने देश के लिए एक अच्छा संविधान, एक अच्छा फैसला ले सकें। ठीक है, दूसरा है 1935 में 1935 में कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से इसकी मांग करी। पहली बार कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से इसकी मांग करी कि देखिए यार, हम भारतवासी हैं तो हमें एक संविधान की जरूरत है, नहीं एक हमारे लिए संविधान सभा होनी चाहिए जिसके माध्यम से हम अपनी बातों को सरकार के सामने रख सके। तो इन्होंने सबसे पहली बार एक आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग करी गई। 1938 में 1938 में पंडित नेहरू ने घोषणा की संविधान वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई एक संविधान सभा द्वारा हो। मतलब पंडित नेहरू ने ये बोला कि देखिए संविधान तो आप संविधान सभा बनाए दीजिए। ठीक है, उस संविधान सभा के द्वारा हमारा जो संविधान बनेगा उसके लिए ये जरूरी है कि भारतवासी को ये पता होना चाहिए कि उन्होंने जो संविधान आज वो देख रहे हो किसके जरिए देख रहे हैं। तो सबसे पहले पंडित नेहरू जी ने ये बोला कि जो संविधान सभा है ना, ध्यान रखिएगा, वयस्क मताधिकार मतलब 18 साल के आप हो गए हैं, उसके बाद आपने जो वोटिंग करी है उसके आधार पर आप जो है संविधान सभा को चूज कर सकते हैं, चुन सकते हैं। ठीक है, चुनी गई संविधान सभा के द्वारा हमारा संविधान बना होना चाहिए। मतलब वयस्क मताधिकार 18 साल के आप हो गए, आपने वोट किया है ना, अपने नेताओं को वोट किया और उन नेताओं ने मिल करके जो है वो संविधान को चूज किया। आगे 1940 में 1940 में अगस्त प्रस्ताव के जरिए 1940 में तब अगस्त प्रस्ताव के जरिए, ध्यान रखिएगा, अगस्त प्रस्ताव के जरिए है ना, अंग्रेजों ने पहली बार मांग को स्वीकार किया। आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि अगस्त में हमारा देश आजाद हुआ था, यानी अगस्त प्रस्ताव के जरिए पहली बार 1940 में अंग्रेजों ने इस मांग को स्वीकार किया। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। कौन भारत आया? क्रिप्स मिशन भारत आया। 1942 में क्रिप्स मिशन जो है वो भारत आया, याद रखिएगा। ठीक है, फिर है अगला आपका 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। पहले क्रिप्स और फिर कैबिनेट मिशन। ठीक है, कैबिनेट लास्ट में, अब जानते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, मंत्री वगैरह बनते हैं, तो वो कैबिनेट की चीजें होती है, तो कैबिनेट बाद में आएगा और पहले क्या आएगा आपका क्रिप्स मिशन आएगा। क्या मेरी इतनी बातें आपको समझ में आ गई? चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, ठीक, संविधान सभा का गठन। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान का गठन किसके तहत हुआ था बेटा? ध्यान दीजिएगा, हमारे कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। किस योजना के तहत? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है वो हमारा हुआ था। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि जो कैबिनेट मिशन योजना थी है ना, इसके तहत क्या हुआ था। आइए इसके बारे में लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिएगा, कह रहा है 1946 में, कब हमारे पास में बेटा? 1946 में, है ना, 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। 1946 में कब हुआ? संविधान सभा का गठन हुआ। ध्यान दीजिएगा, नवंबर 1946 में हमारी संविधान सभा का गठन जो है वो हुआ था। ठीक है,
अब ध्यान रखिएगा, इसमें कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 389। कुल सदस्य संख्या कितनी थी हमारे पास में? 389 थी। ये सब आप देख सकते हैं, संविधान सभा में बैठे हुए लोग हैं, ठीक है। और इनकी संख्या इतनी होनी थी, 389 होनी थी, क्योंकि उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ के आसपास थी, है जी। कितनी थी? ऑलमोस्ट 40 करोड़ के आसपास भारत की जनसंख्या थी। इस वजह से आप ये बोल सकते हैं प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधि रखने की वजह से यहाँ की संख्या कितनी रखी गई थी? 389 रखी गई थी, ठीक है। जिनमें से 296 सीटें, बहुत इंपॉर्टेंट है, 296 सीटें में ब्रिटिश भारत के 93 देसी रियासतों को दिया जाना था। मतलब टोटल ये जो 389 है, इनका बाइफर्गेशन किया था कि सर जो हमारे पास में 389 है, इसमें से 296 जाएंगे किसको? ब्रिटिश भारत को, यानी जो जिस पर अंग्रेज इस समय अपना कब्जा चला रहे हैं, ब्रिटिश भारत उन पर जाएगा। और 93 किसको जाएंगे? हमारे देसी रियासत जो राजा महाराजा हैं, ये 93 उनको जाने वाले थे, ठीक है। ओके, डन। फिर कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, 292 सदस्य में से 11 गवर्नर प्रांत के थे और 4 चीफ कमिश्नरी, जैसे आज हमारे पास में क्या कहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, वैसे इनके पास में क्या थे? चीफ कमिश्नरी। मतलब जो एक सबसे अच्छे स्टेट्स हुआ करते थे उनको चीफ कमिश्नरी स्टेट्स बोलते थे। तो 11 उन्होंने बोला कि भैया 11 जो है वो गवर्नर प्रांत को मिलेंगे और 4 जो है वो चीफ कमिश्नरी स्टेट से जो है वो चूज किए जाएंगे, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे, हम लोग इसके ऊपर चर्चा करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, 10 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रति 10 लाख लोगों पर जो है वो एक प्रतिनिधि चूज किया जाना था। इसी वजह से उस समय भारत की जनसंख्या थी ऑलमोस्ट 40 करोड़, है जी। कितनी थी? 40 करोड़ थी। इसलिए इसका बाइफर्गेशन किया गया था 389 के रूप में कि इतने लोग जो है वो हमारे लिए होने चाहिए, ठीक है। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि, ध्यान रखिएगा, प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्य द्वारा किया जाना था। मतलब जो वोटिंग एक तरह से आप कह सकते हो, वो एक समुदाय विशेष का मतलब है एक कम्युनल, मतलब एक कम्युनिटी से हो तो आप एक कम्युनिटी को सपोर्ट कर सकते हो, वोट कर सकते हो, उनके आगे जो है सपोर्ट कर सकते हो। दैट इज द, क्या बोलते हैं उसे भैया, कि जिस समुदाय के आप हो उसी समुदाय के लोगों को आप क्या कर सकते हो? वोट कर सकते हो, ठीक है। ध्यान रखिएगा। और ये वोट कैसा होगा? एकल संक्रमणीय मताधिकार के, यानी जैसे आजकल राष्ट्रपति का चुनाव होता है, बिल्कुल वैसा ही चुनाव था, अनुपातिक प्रतिनिधित्व। मतलब इसमें कोई हारता और कोई जीतता नहीं था, सभी को वोट मिलते थे और सभी के वोट काउंट होते थे। हम लोग राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ेंगे तो इस टॉपिक को हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कैसे एक राष्ट्रपति या एक व्यक्ति सभी को वोट करता था, है ना। तो इसे हम लोग क्या बोलते थे? एकल संक्रमणीय, है ना, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व। अच्छा, आजकल जो क्या कहते हैं सांसद हैं, जो विधायक जी लोग हैं, ये किस वोट से जीतते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं कि ये फर्स्ट पास द पोस्ट, मतलब जो सबसे ज्यादा वोट पाया वो जो है वो जीतेगा, ठीक है। तो आजकल का सीन ये चलता है। पहले का सीन कैसा था हमारा? एकल संक्रमणीय मताधिकार के आधार पर जो है चीजें होती थी। अच्छा, आगे आ जाइएगा। कह रहा है यहां पर भैया कि देसी रियासतों के प्रतिनिधित्व का चयन, है ना, जो देसी रियासत हुआ करते थे, राजा महाराजा हुआ करते थे, देसी रियासत के प्रतिनिधित्व का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना था। मतलब जो रियासत के प्रमुख थे, मेनली राजा, आप समझ लो राजा या जो मंत्री हैं या अंग्रेजों ने जिसको चूज किया था उसके जरिए इनका क्या किया जाना था? नियुक्त किया जाना था, ठीक है। संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई थी और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आजकल के पेपर का ट्रेंड चल रहा है, आप सभी लोग देखते हैं पेपर वगैरह, ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि भैया संविधान सभा पूर्ण रूप से, ऐसे ऑप्शन आएगा, संविधान सभा पूर्ण रूप से चुनी हुई थी या संविधान सभा पूर्ण रूप से नामांकित थी। चुनी हुई का मतलब इलेक्ट हुई थी, यानी उसको वोट पड़ा था, और नामांकित का मतलब उसको नॉमिनेट कर लिया गया था सीधे कि भैया आप आ जाइए, आप अच्छे व्यक्ति हैं, आप संविधान सभा में शामिल हो जाइए, है ना। तो ये सीन हुआ करता था, ठीक है जी। तो पूरी तरह से नामांकित नहीं थी, पूरी तरह से क्या कहते हैं हमारी मतलब इलेक्टेड नहीं थी, सेलेक्टेड नहीं थी, ये 50-50 था, चुना गया था और उसको क्या किया गया था, मतलब लोगों ने वोटिंग भी करी थी और लोगों को जो है वो नामांकित किया गया था, चूज किया गया था, ठीक है। कह रहा है
296 में से 208 कांग्रेस, ठीक, 296 में से 208 कांग्रेस को, 73 मुस्लिम लीग को और 15 स्वतंत्र व्यक्तियों को जो है वो चूज किया गया था। कितने थे भैया? 296 में से 208 कांग्रेस के चूज किए गए थे, ठीक है, और कितने आपके 73 मुस्लिम लीग के थे एंड 15 जो है हमारे स्वतंत्र व्यक्ति थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पूछा जाएगा। मुस्लिम लीग, भैया मुस्लिम लीग को कितने जो है मतलब मुस्लिम लीग को कितनी सीटें जो है दी गई थी, ये आपसे पूछा जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, हाँ जी, देखो अगला कह रहा है संविधान सभा की कार्य प्रणाली। संविधान सभा कार्य कैसे करती थी, क्या कार्य करती थी और कैसे इसकी कार्य प्रणाली थी, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। देखिए सबसे पहले बोल रहा है कि पहली बैठक कब हुई थी भैया? 9 दिसंबर, है ना। पहली बैठक कब हुई थी हमारे पास में? 9 दिसंबर को हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बहुत मतलब घिसे पिटे क्वेश्चन है, नहीं पूछेंगे, ठीक है। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था, है ना। इसको इन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाया था, है ना। इसको आप लिख लीजिएगा, डायरेक्ट एक्शन डे, DAD, है ना, डैड के रूप में मनाया था। डायरेक्ट एक्शन डे हम लोग उसको ऐसे याद करते हैं, डैड के रूप में मनाया था, डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाया था, ठीक है। ये हो सकता है पूछ ले। अच्छा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि 211 सदस्य, है ना, इसमें हिस्सा लिए थे। कितने? 211 टोटल, 211 इसमें पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें क्या थी? 9 महिलाएं। भैया पूछेगा ना तो इसी PPT से यहां से पूछेगा कितनी महिलाएं थी? 9 महिलाएं टोटल थी, ठीक है। हालांकि संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी, जिसमें से 9 महिलाओं ने पहली बैठक में भाग लिया। आप ऐसे याद कर सकते हो, 9 महिला 9 दिसंबर, है जी, 9 महिला 9 दिसंबर। तो 9 दिसंबर को जो हुई बैठक में कितने महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था? 9 महिलाओं ने जो है वो पार्टिसिपेट किया था। आगे देखिएगा, 11 दिसंबर, 2 दिन बाद की बात है, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष के रूप में जो है वो चुना गया था। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, है ना, अस्थाई अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और उसके बाद डॉक्टर HC मुखर्जी, VT कृष्णाचारी सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। अध्यक्ष भले ना पूछे, बट ये मुखर्जी जी को जरूर पूछेगा और कृष्णाचारी जी को जरूर पूछेगा कि भैया ये कौन थे। उसके उपाध्यक्ष को जो है, उपाध्यक्ष के पद पे इनको जो है वो चूज किया गया था। अब यहाँ पे एक ध्यान रखिएगा, 2 दिन बाद ही करना था, तो भैया इनको क्या कहते हैं, अस्थायी अध्यक्ष क्यों बनाया गया था? क्योंकि ये कार्य प्रणाली, हमारी संसदीय कार्य प्रणाली जहां से भी ली गई है, वहां पर एक ट्रेंड चलता है कि जो सबसे बुजुर्ग होता है ना, उसको क्या करते हैं, अध्यक्ष बनाया जाता है। भाई हमारे यहाँ घरों में भी देखिए शादी वगैरह का कार्ड आता है, तो जो सबसे वृद्ध व्यक्ति होता है, जो सबसे बड़ा होता है, मुखिया जिसे कहते हैं, उसी के नाम से कार्ड वगैरह आते हैं। तो उसमें ये सब ट्रेंड चल रहा था कि जो वृद्ध व्यक्ति था, जो सबसे बुजुर्ग थे, उनके नाम से सारी चीजें आ रखी थी। इस वजह से इनको जो है क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, 2 दिन का अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, और उसके बाद कौन थे? हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे अध्यक्ष जो है वो बनाए गए थे, ठीक है। अच्छा, अब आगे हम लोग बात करते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। मोस्ट वैल्यूएबल, मोस्ट रिलेवेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशंस। क्या है हमारे उद्देश्य प्रस्ताव? आ जाइए हम लोग बात इस पे करते हैं। देखिए उद्देश्य नाम से ही इसका पता चल रहा है ना, इसके नाम से पता चल रहा है उद्देश्य, यानी इसका कोई लक्ष्य रहा होगा, है ना। क्या था भैया? देखो 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने ये उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत पूछा जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो पंडित नेहरू ने प्रस्तुत किया था। कब किया था? 1946 को प्रस्तुत किया था, है ना। यह भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है। मतलब इस उद्देश्य प्रस्ताव के जरिए नेहरू जी ने भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु, है ना, गणराज्य घोषित कर दी कि भैया हम स्वतंत्र हैं और हम आजादी के बंधन में बंध चुके हैं और हम संप्रभु हैं, मतलब हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं, ठीक है। और ये गणराज्य है, गणराज्य का मतलब जो यहाँ का सर्वोच्च अधिकारी है, उसका इलेक्शन होगा, नॉट सिलेक्शन। उसका सिलेक्शन नहीं होगा, क्या होगा? इलेक्शन होगा, उसके जरिए बनेगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? गणराज्य बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, 22 एक
1947 यानी 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया गया। कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी को स्वीकार किया गया उद्देश्य प्रस्ताव। और ध्यान रखिएगा इसका परिवर्तित स्वरूप ही क्या बना? हमारे संविधान की प्रस्तावना बनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, उद्देश्य प्रस्ताव क्या बना करके? हमारे संविधान की प्रस्तावना बनी। उद्देश्य प्रस्ताव क्या बना? संविधान की प्रस्तावना बनी। उद्देश्य प्रस्ताव क्या बना? संविधान की प्रस्तावना बनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इस बार भी आप लोग थोड़ा सा रेडी रहिएगा, तैयार रहिएगा कि जो हमारे उद्देश्य प्रस्ताव है क्या बना? संविधान की प्रस्तावना बनी। आगे आ जाइए, हम लोग बात करते हैं 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए मतलब पेश की गई थी, पेज लिखा हुआ है, पेश की गई थी माउंटबेटन योजना। आइए इसके बारे में बात करते हैं कि भैया पेश की गई थी, है ना, नॉट पेज, दिस इज पेश, है ना, पेश की गई थी क्या? माउंटबेटन योजना। कौन सी योजना थी? माउंटबेटन योजना थी। इसको स्वीकार कर लिया गया। कब की बात है ये? है 3 जून 1947 की बात है, इसको स्वीकार कर लिया गया। संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हमारी संविधान सभा थी स्वतंत्र भारत की पहली संसद, इसको कहा जाता है स्वतंत्र भारत की पहली संसद, संविधान सभा को बोला जाता है। ठीक है, जब भी सभा की बैठक, ध्यान रखिएगा, संविधान सभा के रूप में होती थी, जब भी संविधान सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी, है ना, तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे। तब कौन होते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते थे। और जब बतौर विधायिका, है ना, विधायिका के रूप में होती थी, तो इसके अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? जीबी मावलंकर साहब हुआ करते थे। ध्यान रखिएगा, इसलिए बोलते हैं कि ये 2 शिफ्ट में काम करती थी। पहली संविधान सभा, अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जब ये क्या कहते हैं, हमारी विधायिका है, इसको हम लोग बोल सकते हैं संसद, सिंपल भाषा में बोले तो संसद के रूप में काम करती थी। तो हमारे जो जीबी मावलंकर होते थे वो इसके क्या होते थे बेटा? अध्यक्ष होते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, ओके, आगे हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। क्या रहा है 1946 में माउंटबेटन योजना के तहत क्या क्या हुआ? आइए, माउंटबेटन ने जब स्वीकार कर लिया कि भैया अब तो भारत को आजाद करना है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले क्या हुआ? 289 सीटें चूज की गई थी, बट इसमें से 299 ही जो है वो रह गई थी। ठीक है, देसी रियासतों की संख्या 93 से घटा करके कितनी कर दी गई? 70। कितने से? 93 से घटा करके 70 कर दी गई थी इनकी संख्या। भारतीय प्रांतों से 296 के बजाय 229 ही बोला गया कि इसको आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, और भारतीय प्रांतों को औपचारिक रूप से ब्रिटिश प्रांत कहा जाता था उस समय। अच्छा, सीटों की संख्या कम क्यों हुई? क्योंकि भारत और पाकिस्तान बंटवारा हो गया, है ना, पूर्वी पाकिस्तान और पाकिस्तान के रूप में कुछ सीटें उधर चली गई, इस वजह से सीटों की संख्या जो है वो कम हो गई। हालांकि ऐसा क्वेश्चन आता नहीं आपके लिए, है ना, आपके लिए आई थिंक इसमें से अगर कुछ पूछने वाला होगा तो यही पूछ लेगा कि भैया सीटें 289 की गई थी, बट हो कितनी गई? तो आप बोलेंगे 299 हो गई। 389 की वजह से कितनी हो गई? 299 आपके पास में सीटें हो गई। ठीक है, तो ये आपसे जो है वो पूछ सकता है। ठीक है, आइए बात करते हैं संविधान सभा के अन्य कार्य। जो हमारी संविधान सभा है उसके अन्य कार्य क्या क्या है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले संविधान सभा 2 शिफ्ट में काम करती थी, इसका मतलब इसके और भी कार्य हुआ करते थे। जैसे कि सबसे पहला कार्य, ध्यान दीजिएगा, संविधान निर्माण। सबसे पहला कार्य आम कानून को लागू करना, बनाना, है ना। इसके अलावा मतलब करने के अलावा बहुत सारे इनके काम हुआ करते थे। भाई सबसे पहले संविधान निर्माण कर लो, फिर कानून बना लो, कानून लागू कर लो, इनका भी काम हुआ करता था। अब देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत पूछा जाता है यहां से, बोलेगा कि भैया राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर कह रहा है कि भैया राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1950 में अपनाया गया हमारा राष्ट्रीय गान। ठीक है, अच्छा, राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950, है ना, 24 जनवरी 1950, 1950 में। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहले राष्ट्रपति के रूप में कब चूज किया गया? 24 जनवरी 1950। ठीक, तो बहुत बहुत ध्यान से समझिएगा भैया। ध्वज को 47 में अपनाया गया। देखो, आजाद हुए
आजादी के लिए हमें एक क्या कहते हैं सिंबल चाहिए था, सिंबल हमारा ध्वज था या हमारा तिरंगा था। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि भाई अगस्त 47 में ही हम आजाद हो गए, तो 47 में हमने ध्वज को अपना लिया। फिर उसके बाद जब हम लोगों ने आजाद हुए तो हम लोगों ने गीत गाए, हम लोगों ने गान गाए और हम लोगों ने क्या किया, राष्ट्रपति को चूज किया। तो ये सब कब हुआ, 50 में हुआ। यानी पहले हमने ध्वजों को अपनाया, फिर उसके बाद राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और हमारे जो राष्ट्रपति हैं हम लोगों ने उनको जो है वो अपनाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद करना है, कैसे भी याद करो, आपका सर दर्द है, बट याद जरूर होना चाहिए एग्जामिनेशन से पहले पहले। आ जाइए कुछ बड़ी समितियों की बात करते हैं, यहां से भी क्वेश्चन देखने को मिले लास्ट ईयर में। देखिए बड़ी समितियों में कौन कौन से हैं, संघ शक्ति समिति। भैया संघ की शक्ति किसके अंदर होती है, प्रधानमंत्री के अंदर। तो बोल सकते हो उस समय जवाहरलाल नेहरू जी के अंदर थी, है ना। संघ समिति, संघीय संविधान समिति, राज्यों के लिए जो समिति बनी थी, सबके अध्यक्ष कौन थे, हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे। संविधान सभा की जो समिति थी, आइए उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए प्रांतीय संविधान समिति मौलिक अधिकारों के लिए अल्पसंख्यकों की एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, इन सब के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे, हमारे पटेल साहब। ठीक है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट ये है। और संघ शक्ति समिति ये इंपॉर्टेंट है। ये कौन थे हमारे पास में, एक थे जवाहरलाल नेहरू और एक कौन थे, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो है वो इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं। क्या कह रहा है कि प्रक्रिया नियम समिति संचालक समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। हाँ जी, इंपॉर्टेंट है। प्रक्रिया नियम समिति संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भैया प्रक्रिया नियम का संचालन कौन करेंगे, हमारे राष्ट्रपति जी करेंगे। मौलिक अधिकार की उप समिति कौन थे, जेबी कृपलानी, है ना। मौलिक अधिकार की उप समिति कौन थे, हमारे जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक समिति एच.सी. मुखर्जी, अल्पसंख्यक समिति एच.सी. मुखर्जी। मोस्ट वैल्यूएबल एंड इंपॉर्टेंट है, जरूर से जरूर आप इसको पढ़ लीजिएगा। आइए बात करते हैं अन्य छोटी समितियां। कुछ और छोटी समितियां हुआ करती थी, वो क्या क्या थी, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, ये भी कई बार जो है एग्जाम में आपके पूछा गया है कि छोटी समितियां कौन कौन सी हुआ करती थी। देखिए सबसे पहले सदन समिति, पट्टाभी सीता रवैया, ठीक है। ध्वज संबंधित तदर्थ समिति, तदर्थ का मतलब है काम खत्म समिति खत्म, तदर्थ का मतलब काम खत्म समिति खत्म, ठीक है। तो ध्वज समिति तदर्थ समिति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। प्रत्येक क्रेड एलियांस समिति, है ना, अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है, ये इसके हेड हुआ करते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। कार्य संचालक समिति डॉक्टर के मुंशी जी थे, इंपॉर्टेंट है। कार्य मुंशी जी कार्य देखते थे, है ना। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति, सर्वोच्च न्यायालय बना देना, समिति खत्म कर देना। कौन थे हमारे, वरदाचारी जी, एस वरदाचारी जी थे। भाषाई प्रांत के लिए कौन थे, IOS के डार, डार समिति। बहुत बार पूछा गया है कि भैया भाषाई आधार पर किसने अपनी सलाह दी थी, तो डार, है ना, एस के डार इनको बोलते हैं, या इनको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये हमारे डार समिति के जो है वो मेंबर थे। आइए हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रारूप समिति के विषय में कुछ बात कर लेते हैं। प्रारूप समिति क्या थी, संविधान जब बना करके तैयार कर दिया गया तो उसके प्रारूप को चेक करने के लिए एक समिति बनाई गई, जिसको हम लोगों ने बोला प्रारूप समिति, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 29 अगस्त 1947 को ये चीजें रेडी हो गई। 6 माह में 141 बैठक हुई थी, ठीक है। इसके अध्यक्ष के अलावा 6 और सदस्य होते थे। ध्यान दीजिएगा, एक अध्यक्ष और 6 सदस्य। कौन थे हमारे प्रारूप समिति के, है ना, एक अध्यक्ष और 6 और सदस्य। भैया देखिए अध्यक्ष सभी को पता है कौन थे, BR अम्बेडकर, नहीं पूछा जाएगा, इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। N गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, हो सकता है ये आपसे पूछ ले इनमें से कौन नहीं थे, 3-4 नाम दे दो, आपको इसमें से जो है वो हटाना रहे, है ना। N माधवराव TT, ठीक है, कृष्णमाचारी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, ठीक है। ये आपको नाम याद रखना है इन सभी के, इन सभी का जरूर याद रखना, क्योंकि हो सकता है इससे पूछ ले और आपसे बोल दे कि ऑड वन आउट, जो ना हो उसको आप क्या करते हैं, यहाँ से हटा दें। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए आप इसको पढ़ते रहिए। देखिए पेपर से पहले आप पेपर की पूरी तैयारी कर लें, और अगर आपने पेपर से एक दिन पहले तक ये सोचा कि ये बाद में पढ़ लेंगे तो हो चुका, ठीक है। नई चीजें
अगर आपने कभी नहीं पढ़ी है तो उसको मत पढ़िए, अगर आपने पढ़ रखी है तो चीज़ों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए, क्योंकि पेपर पूरा का पूरा रिवीजन का खेल है। ठीक है, ये मैंने एक छोटा सा वीडियो आपके लिए अपलोड किया है और इसी प्रकार के वीडियो आपको इस चैनल पे कंटिन्यू मिलते रहेंगे। सफल शिक्षक यूट्यूब चैनल पर आप सभी के सभी जो भी हमारे अध्यापक बंधु हैं, है ना, जो भविष्य के अध्यापक बनने वाले हैं, पहले पेपर की आप तैयारी कीजिए। सेकंड पेपर जो होता है, सेकंड पेपर में मैं आपको ज्योग्राफी का पूरा सेक्शन खत्म करूंगा। पेपर से पहले पहले 15-20 दिन आपके पास पेपर में बचे हुए हैं, तो 20 दिन में कैसे हम पेपर तैयार करें इसके बारे में चर्चा पर चर्चा करेंगे और फिर अच्छे से हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ध्यान रखिए, बाय बाय, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ठीक है।